एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सॉल्व वाले क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए। अब कहां पर पहुंच चुके हैं हम? एक्सरसाइज क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक में ये 11 नंबर चैप्टर है, इसलिए इसके जो क्वेश्चन आते हैं 11.1, 11.2, 11.3 करके आएंगे। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आप पढ़ो इसको और कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। सारा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी निपटाते चले जाएंगे, हिंट देने हैं। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। क्या फाइंड करनी है बेटा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन्स ने वो एक्स रेज प्रोड्यूस करनी है। एक्सरे प्रोड्यूस करनी है मतलब रेडिएशन ही प्रोड्यूस होगी, फोटॉन्स ही प्रोड्यूस होंगे। इनकी एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है जी? 30 किलोवोल्ट, यानी 30,000 वोल्ट, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। अगर बेटा वोल्टेज दे रखी हो तो करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कैसे निकलती होती है? E इज इक्वल टू ई इंटू वी होगा कि नहीं? जल्दी बोल दो। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू वी। तो मतलब तुम्हें एनर्जी कितनी दे रखी है करस्पॉन्डिंग? V थी 3 इंटू 10⁻⁴ और E की जगह क्या पुट कर दोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जवाब दे दो। अगर आपको एनर्जी पता हो तो क्या यहां से अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी? क्या फार्मूला लग जाएगा? जल्दी से बोल दो, इसको छोड़ देंगे फिर हम। E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय एच। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। यहां पर आपके पास कैलकुलेट करने का इतना टाइम नहीं होगा, तो मैंने बोला हुआ है ये जो क्वेश्चन है बेटा बेसिकली आप घर पे कर रहे होगे। इस बार हम ऐसा नहीं कर रहे कि डाउट क्वेश्चंस लेकर आओ, क्योंकि जब मैं पहले असाइनमेंट देता था तो बोलता था यार डाउट क्वेश्चन लेकर आओ, मैं सिर्फ डाउट कराऊंगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वैसे लिमिटेड क्वेश्चन है। हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर में 20-22 इतने की क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पास टाइम है, हम यहाँ पर एटलीस्ट पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो कम से कम यहाँ पे डिस्कस तो सारा का सारा ही करवा देंगे। बाकी अपने हाथों से ये वैल्यू पुट करोगे, अपने हाथों से बेटा एच की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आंसर आपके मैच भी कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें बेटा पीछे से मैच भी करवाना होता है ना। तो जब तक आपका आंसर मैच नहीं करेगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भी मैच करेंगे तभी बात बनेगी ना। तो मेरे ख्याल से मेरा इतना बताना बहुत है। E डिवाइडेड बाय, जवाब दे दो भाई, हो जाएगा कि नहीं? तो न्यू इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय एच करो। बस यहाँ पे ध्यान रखना था E निकालते वक्त आपको E से यानी स्मॉल e से मल्टीप्लाई करना था। समझ में लग गया? ये जल्दी बता दो, ठीक है? कैलकुलेट करते रहना, जितने भी बैठे हुए हैं भाई सबको मैं देख रहा हूं, ठीक है? अपना वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करने की कोशिश करो। जहां मैं बोलूंगा कि आप घर पे कर लेना वहां छोड़ देना, लेकिन जितना हो सके तब तक कैलकुलेट करने की कोशिश करो। टाइम लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? मिनिमम वेव लेंथ निकालो। अब मिनिमम वेवलेंथ जब आप फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हो ना, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू, एक बार देखना बोर्ड पर, फर्स्ट पार्ट में आपको फ्रीक्वेंसी बोला था, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, बोलो कर ली, राइट है? और वहां से वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा इक्वल टू क्या किया जा सकता है? सी बाय न्यू भी किया जा सकता है। बोलो समझ गए? एक और तरीका है वेवलेंथ निकालने का, आपके पास एनर्जी इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में, यानी लैम्डा इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाय ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी बोलो बेटा। वैसे तो ये इसी से होगा, मतलब अब ऊपर फ्रीक्वेंसी निकली हुई है ना, इसको इस मेथड से निकालना बेटर था, लेकिन क्योंकि हमें यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बेटा डायरेक्टली मिली हुई थी, बोलो समझ रहे मेरे पॉइंट को? क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी अवेलेबल थी, तो आप इससे भी निकाल सकते थे। 12375 एनर्जी, ये वाली वैल्यू यहां पर क्या कर देना? पुट कर देना। तो इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है, बस आपको हिंट दिया है। इससे मुश्किल सवाल आप पहले कर चुके हो। कल जो मैंने 7 सॉल्व क्वेश्चन कराए हैं एनसीईआरटी के, वो इससे डिफिकल्ट वाले हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो, ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ईजी है, बट अल्टीमेटली बेटा यू हैव टू मैच द आंसर। आपको आंसर तक पहुंचाना पड़ेगा। इस वक्त जो मैं करा रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चल रहा, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से चला रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से।
तो आपको आंसर भी मैच कराना होगा। ऑब्जेक्टिव में भी मैच कराना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में तो ज्यादा पर्टिकुलरली क्या कराना होगा, मैच कराना होगा। जवाब दे दो, जितना बोला हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे जाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड दूंगा, किसी ना किसी से पूछेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे। मैंने बार बार बोला स्पीड अब हमने क्या कर दी है, स्लो कर दी है। अब ध्यान आपकी तरफ ज्यादा है। अब टॉपिक्स की टेंशन ही नहीं है कि ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, ऐसे करना है, इतने दिन में सिलेबस करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप भी थोड़े रिलैक्स हो जाओ और जो किया हुआ है उसको धीरे धीरे कर कर पूरे के पूरे को कवर अप करने की कोशिश करो जी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से पढ़ना। आपको टाइम दिया, देख लो क्या करेगा क्वेश्चन। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या दे दिया बेटा, इसका वर्क फंक्शन दे दिया। अब इतना तो पढ़ ही लिया, बहुत दिन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हो रही है, तो वर्क फंक्शन तो सबको पता होगा क्या चीज है। 2.14 इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। ये क्या दे दीजिए, फ्रीक्वेंसी दे दी हर्ट्ज में। इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स। फोटो एमिशन हो गई। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे बेटा, वी विल यूज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या कहती है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जवाब दे दो, यही ये लगेगा फार्मूला। बोल दो बेटा, हाँ ना में बोलो, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई मैक्स। क्वेश्चन में क्या ये चीज डायरेक्टली दे दी तुम्हें, वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितनी, 2.14, सीधा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ई मैक्स आपको निकालनी है। ये चीज किसमें दी है, आपको दी ही नहीं है। इसके लिए आपको क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी है। एक बार देख लो जी, जब आप यहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे तो एनर्जी आ जाएगी, बट वो एनर्जी कौन किस में होगी, जाउल्स में होगी। वो एनर्जी किस में होगी, जाउल्स में। या इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करोगे, जाउल्स में। या जाउल्स को किस में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सारी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते होते हैं, ई यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते होते हैं। जवाब दे दो, कर दिया डिवाइड। ये जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ये ऑलरेडी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये निकालना है, ये भी किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैंने लिखा ई मैक्स इज इक्वल टू एच इंटू न्यू डिवाइडेड बाय ई माइनस 2.14। ओके, ये भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आंसर भी किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो और ये बताओ कैसे किया, क्लियर हो गया कि नहीं। जब आप सॉल्व करते हो ना इसको, अब कई बार किसी बच्चे ने ये लगा लिया, इक्वेशन उसकी सेट है, लेकिन वो इसको वर्क फंक्शन को जॉल्स में नहीं कन्वर्ट कर रहा, और इसको जॉल्स में लेके चल रहा है, आंसर गलत आ जाएगा। या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं कन्वर्ट कर रहा, तो मतलब यूनिट का यहां पर ध्यान रखना जरूरी था। जवाब दे दो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो। ठीक है, क्वेश्चन ठीक जा रहा है, कर लोगे। ओके, आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब कैलकुलेशन लंबी पड़ जाएगी, अगर किसी ने निकाल लिया तो बता दो, अगर नहीं निकाला तो ये आपके घर के लिए हमने छोड़ दिया, इसको सॉल्व कर लेना। ओके, अगले पार्ट पे चलूं, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, अगले पार्ट में कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अगर आपने ई मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल ली, यहां मेहनत कर ली, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अवेलेबल हो, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ई मैक्स है, तो कोई बताए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सीधा सीधा न्यूमेरिकली सेम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसीलिए रखा, हम जॉल्स में भी निकाल सकते थे, ताकि अगले पार्ट में, बी पार्ट में बेटा, ये जो भी आंसर आया होगा ना, जो भी, अब देखो मेरे पास आंसर नहीं है यहां पर इस वक्त इनके, तो मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, इसको सॉल्व कर कर जो भी आंसर आएगा, लेट इट इज एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बी पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, एक्स वोल्ट आ जाएगा। गुरशरण ये बता, ये जो अभी अभी बोला, कल तूने इस पे डाउट पूछा था कि कैसे हो जाए, क्लियर है या नहीं। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है
इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यूमेरिकली वही वैल्यू होता है, हमने बहुत बार क्वेश्चन ऐसा कर लिया हुआ। ओके, अब जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं एक बार हाथ खड़े करके बताना कि जो चल रहा है उसमें प्रॉपर मैचिंग के साथ कौन मेरे साथ चल रहा है। मैचिंग के साथ मतलब जिसको समझ में लग रहा है ठीक ठाक है, ऐसा नहीं लग रहा कि पता नहीं क्या चल रहा है। हाथ खड़े करो जिसको प्रॉपर ठीक ठाक तरीके से पता लग रहा है कि यार क्लास में क्या चल रहा है, ओके रिपोर्ट है और हमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, समझ में भी लग रहा है। हाथ ऊपर रखो। लगभग सारे हैं, देखो ना तू बता, तेरे टॉपिक मिस है, थोड़ा थोड़ा समझ में लग रहा है। ओके, टॉपिक्स अगर आप कवर अप कर लोगे ना तो मैं दोबारा करवा दूंगा, ये सब चीजें मैं दोबारा कराऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल भी मैंने बोला है, मैं एंड तक, जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते यहां पे खड़ा हूं। आप आते रहोगे, मैं करवाता रहूंगा। मैं एंड तक ये नहीं बोलूंगा कि भाई अब छुट्टियां होगी, अब घर पे बैठ के पढ़ो और डाउट पूछने आ जाना, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। एंड तक क्लासेस अपनी लगती होती हैं, बच्चे आते हैं, और जो एंड तक आएगा उसको देखो बेनिफिट होगा ही होगा। बार बार बोल रहा हूं, पिछले 2-4 दिनों से एक ही बात बोल रहा हूं। अब जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं हमारे पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमारा बैकअप है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर पड़े हुए ना अभी अपने पास, तो जनवरी तो बैकअप है कि भाई जो बचा कुचा होगा वो जनवरी में कवर अप करेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जोर लगा लो। बार बार बोल रहा हूं एक ही बात, पुराने सारे पाप धुल जाने वाले हैं। 3 महीने जोर लगाओ। जैन हमने किसके लिए रखा है? बैकअप के लिए रखा हुआ, उसमें भी कुछ ना कुछ कवर अप कराएंगे। 3 महीने बढ़िया से रेगुलर क्लासेस लगाओ और काम करो, और आपको बहुत बेनिफिट होगा। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आपके कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मोटिवेशन अपने आप से बेटा लेकर आने, कोई नहीं देने वाला आपको मोटिवेशन, कहीं से नहीं मिलने वाली, अपने आप से ही लेकर आनी है। ओके, जो बच्चा ये कहता होगा ना मैंने कुछ भी नहीं किया आज की डेट में, मेरे को कुछ भी नहीं आता, बस वो भी समझ ले अभी 4 महीने बाकी है, जिसमें से 1 महीना हम छोड़ के चल रहे हैं। 3 महीने आपने क्या करनी है? मेहनत करनी है। चौथा तो वैसे ही खुशी खुशी निकल जाएगा। तो सारे के सारे थोड़ा सा अपनी एनर्जीज कलेक्ट कर कर, पूरी मोटिवेशन कलेक्ट कर कर लग जाओ सारे सब्जेक्ट्स पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बात बन जाएगी और हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो लगभग 90% बच्चों ने ये शो किया है। हैंड्स तो सबके रेस है, लेकिन 1-2 का मुझे पता ना जिसके टॉपिक मिस है कि उनको नहीं आती होंगी चीजें, लेकिन लगभग सारे चलो रिस्पॉन्स दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बस करते रहो। ओके जी, फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया। अगर फर्स्ट पार्ट हो जाता है और इसको बेटा आप सही से निकाल देते हो तो सेकंड पार्ट में आपका एफर्ट नहीं लगना, वही आंसर आपके क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट का हो जाएगा। राइट है। थर्ड पार्ट कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा जब हम अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन वगैरह करते हैं ना, उन क्वेश्चंस की खास बात है कि थोड़े टेक्निकल से होते हैं, लेकिन आंसर जल्दी मिलते जाते हैं, वो जल्दी मिलते चले जाएंगे। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनके साथ पंगा है कि एक तो एक ही क्वेश्चन में 4-4 चीजें पूछते हैं, ऊपर से ज्यादातर क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस भी करवाते हैं। जैसे ये तो सेकंड पार्ट बिना कैलकुलेशन के निकल जाएगा, चलो हमारे पास ट्रिक थी, लेकिन थर्ड पार्ट में फिर से मुझे क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एनर्जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट पार्ट में निकली हुई है, बोलो निकली हुई है। तुमने किस में निकाल दी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दी। लेकिन थर्ड पार्ट के लिए एनर्जी को फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जॉउल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जो थर्ड पार्ट है उसमें वो स्पीड मांग रहा है। स्पीड का फार्मूला आता है हाफ mv²। ये एनर्जी के इक्वल हो जाएगा जो भी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी थी, बोलो ठीक है। ओके, जब मैं यहां पे एनर्जी की बेटा वैल्यू पुट करूंगा तो मास केजी में पुट करना है मुझे इलेक्ट्रॉन का, स्पीड मुझे निकालनी है, और ये जो भी एनर्जी आई थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। ये जो पिछले पार्ट में यहां पर जो आपने एनर्जी कैलकुलेट की है, जो हम आंसर नहीं निकाल पाए जिसका, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अपने आप करते रहना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। एनर्जी आप यही यूज करोगे, बट यू शुड कन्वर्ट इनटू जॉउल्स। कैसे? इसको E यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर कर, उसके बाद कुछ नहीं है। यहां से आपकी जो भी एनर्जी ऊपर निकाली थी, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको E से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, और यहां से फिर थोड़ी लंबी कैलकुलेशन लगेंगी। जो बच्चा हिम्मत मार के इसके एंड तक आंसर तक जाएगा, उसको धीरे धीरे कर कर वैसी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। तो एंड तक जाओ। यहां मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, अपनी क्लास में इतना टाइम खराब होगा ना, तो इसलिए यहां नहीं हम कैलकुलेशन कर सकते इन चीजों को, ये अपने आप करते रहना। ओके जी,
ये बताओ ए बी सी तुम्हारे सामने अब क्वेश्चन है 11.2 सबके सामने है, हो सकता है ये क्वेश्चन अगर इसको दोबारा किया जाए अपने आप करो इस टाइप का आ जाए तो कर सकते हो इसको कि नहीं। वैल्यू दे रखी है ए बी सी, इसके क्या हो गए, पार्ट हो गए। ओके जी, छोड़े इस क्वेश्चन को, छोड़ दें, आगे बढ़ चले। ओके जी, सारे क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है, जल्दी होने वाला है, लंबी कैलकुलेशन वाला क्या है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। कह रहा था फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। ओके, क्या दे दिया इसने, कट ऑफ वोल्टेज। देखो कभी कभी इसको मैंने बताया था जिस दिन पढ़ाया था, 3 नाम बदले थे मैंने। कभी कभी इसको कट ऑफ वोल्टेज बोलेंगे, कभी कभी इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, कभी कभी इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल देंगे। तो इस बार क्या वर्ड यूज किया उसने, कट ऑफ वोल्टेज, यानी जहां पे करंट जीरो हो जाता है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। 1.5 वोल्ट दे रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां कैलकुलेशन लग रही है कि डायरेक्ट आंसर है हमारे पास, डायरेक्ट आंसर। कितना आंसर है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, जल्दी बोल दो, जवाब देना। इट इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आंसर है। कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है ये कैसे आ गया। ओके, अगर आप 1.5 लिख आते हो, अब सुनो यहां पे भी पंगा, बच्चा खुश हो गया इसको देखकर, क्यों हो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, 1.5 वोल्ट दे रखा है और इससे मेरा आंसर सीधा आ गया, मजे आ गए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मिल जाएगा। और वो ई मैक्स क्या लिख के आ जाता है, 1.5 बाहर आके भी खुश, सबको बताता है मैं तो लिखा है 1.5 1.5 1.5, लेकिन बेटा वो साथ में यूनिट तो लिखकर आया ही नहीं है। जब यूनिट नहीं लिखकर आएगा तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है भाई, वो थोड़ा बढ़िया मूड में बैठा हुआ तो कहेगा ठीक है चल 1.5 ही आना था, दे दो बच्चे को नंबर, लेकिन वो मूड ठीक ना हुआ तो कहेगा यूनिट तो लिखी नहीं है। तो या तो आप इसको यूनिट भी लिखकर आओ या फिर पूरा मतलब जो भी है कंप्लीट होना चाहिए, 1.5 से काम नहीं चलेगा। आंसर क्या आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कभी कभी आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, अगर उसने बोल रखा हो राइट आंसर इन जाउल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रखा था, हमारा सीधा आंसर था 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा आंसर क्या था इसमें, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले सही है, क्लियर है, आगे बढ़ चलें। ओके, 1.3 भी हो गया। 1.4 फिर से बड़ा सा क्वेश्चन, 3 पार्ट, लंबी कैलकुलेशन, देखते हैं क्या कहता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, अब एक बात और सुनो, अब ये बड़ा सा, जब इतना बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है ना, पहले तो यार इतने बड़े क्वेश्चन को देख के दिल टूट जाता है कि यार अब इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसके ए बी सी पार्ट भी करने पड़ेंगे। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम्स के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो तो उन सब में यही पंगा है। एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी सी होगी, उसके बाद उसके ए बी सी और क्या हुआ करेंगे, पार्ट भी हुआ करेंगे। तो आदत डाल लो बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने की और उसके ए बी सी पार्ट पढ़ने की। हमने अभी तक जितनी असाइनमेंट की उसमें क्वेश्चन छोटा होता था, जल्दी कैलकुलेशन हो रही होती थी, वो भी जरूरी था फार्मूलाज रिवाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, कैलकुलेशन करनी शुरू कर दो, मैं करा ही दूंगा थोड़ी देर में। मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी क्या दे रखी है, वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर, प्रोड्यूस बाय हीलियम नियॉन लेजर, पावर दे रखी है 9.42 MW। देखो यार देखना पड़ेगा, अगर ये m छोटा है तो ये मिलीवाट है, अगर m बड़ा हो तो ये मेगावाट होता है। बोलो पॉइंट क्लियर कि नहीं, अगर m बड़ा होता तो क्या होता है, मेगावाट। m छोटा है तो छोटे का मतलब मिली, मिली का मतलब 10 की पावर क्या लगाना पड़ेगा, -3 लगाना पड़ेगा। ओके, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी होता है, उसके बिना आंसर नहीं बनते हैं। अब फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एनर्जी फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है। कोई बताए, अगर मैं ए पार्ट करता हूं बेटा, मुझे एनर्जी निकालनी है तो क्या यूज करूं, आपके पास दो ऑप्शन है। आप hc/λ भी कर सकते हो, आप 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा भी कर सकते हो। सेकंड वाला पार्ट हमें आंसर किस में देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। फर्स्ट वाला पार्ट आंसर किस में देगा, जाउल्स में देगा। ठीक है जी, लेकिन इसमें थोड़ी लंबी कैलकुलेशन लगेंगी,
कहाँ क्या वैल्यू पुट करनी है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मान लो मैं नीचे वाला, क्योंकि एनर्जी निकालते वक्त ना मेरा मन करता है कि मैं बस नीचे वाले लगाऊं, लेकिन बाकी चीजें निकालते वक्त शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। तो चलो मान लिया मैंने, मुझे एनर्जी निकालनी थी 12375, नीचे बस वैल्यू जो बता दो क्या पुट करूं, क्योंकि वेवलेंथ उसने दे रखी है 632.8 नैनोमीटर। कोई बच्चा बताए यहां क्या वैल्यू पुट करेंगे? तू छोड़ दे भाई, तू सारे आंसर बता रहा है, यहां क्या वैल्यू पुट करें? तो मन बता भाई, क्या पुट करूं कि आंसर सही आ जाए? एंगस्ट्रॉम में वैल्यू, तू बस वैल्यू बता ना, इसने नैनोमीटर में दे रखी है, तो मैं क्या पुट करूं, वैल्यू क्या पुट करूं? नैनोमीटर है, नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एंगस्ट्रॉम। दिशा बोलो जी क्या वैल्यू पुट करनी है यहां पर? 6328 हो जाएगी। इट विल बी 6328। 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाने के लिए आपको बता रखा है किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। राइट है जी। तो ये पार्ट आप कर लोगे। अब बचता है क्या? मोमेंटम। मोमेंटम पे फोटोन का मोमेंटम, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला मोमेंटम नहीं है, पार्टिकल का मोमेंटम नहीं है। किसका मोमेंटम पूछ रहा है? वो फोटोन का मोमेंटम पूछ रहा है। फोटोन के मोमेंटम का क्या हमने पीछे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते करते कोई फार्मूला बताया है मैंने? कोई फार्मूला फोटोन का मोमेंटम को फार्मूला बताया मैंने या हमने किया है? पलट लो, कॉपीज पलट के देख सकते हैं। बोल भाई, लक्ष्य बोल दे। डी ब्रोगली लगाएंगे तो डी ब्रोगली के जैसे ही होता है, लेकिन स्पेशली फोटोन का नाम लेके नहीं बताया मैंने। P इज इक्वल टू ई बाय सी, याद करो, वहीं से बन जाएगा। P इज इक्वल टू ई बाय सी। बोलो याद करो, था कि नहीं? फोटोन के लिए इस टर्म्स में यूज करते हैं, इसको क्या हो जाएगा? एच सी बाय ई की जगह एच सी बाय लेमडा, यहां क्या हो जाएगा? सी। तो बनेगा ये वही बेटा, एच अपॉन लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लेकिन ना लेमडा इक्वल टू एच बाय पी जो फार्मूला है ना, आप यूज नहीं कर सकते हो फोटोन के लिए। वो सिर्फ किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए। अंत में उसी टाइप का बन गया। बोलो समझे मेरे पॉइंट के नहीं? लेकिन फोटोन के लिए जब मोमेंटम की बात आती है तो क्या यूज करते हैं हम? E डिवाइडेड बाय सी यूज करते हैं। वी यूज E डिवाइडेड बाय सी। बोलो जी सही है, कर लोगे? अब मोमेंटम चाहिए था, H की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? पुट करनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी निकाल रहे थे, मैंने बोला चाहे ऊपर से निकाल लो नीचे से निकाल लो, तुमने बोला कि चलो नीचे वाले से निकालेंगे, वो बात खत्म हो गई। आप आंसर लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया हुआ है, सब ठीक जा रहा है, सब ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्लो चले कोई दिक्कत नहीं है। इस बार बस मेरा फेस बोर्ड की तरफ कम और अब आप लोगों की तरफ क्या है? ज्यादा है। चेक हो रहा है, देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, और कैलकुलेट बेटा करते रहो। जल्दी बताओ, सेकेंड पार्ट कर लोगे? एच की वैल्यू क्या पुट करोगे? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। लैम्डा की क्या वैल्यू पुट करोगे? 632.8 इंटू 10⁻⁻9 पुट करोगे, क्योंकि बेटा सब कुछ किस में चलेगा? सेम यूनिट्स में चलेगा ना। वो तो यहां पर हम पुट करते हैं एंगस्ट्रॉम में। जब और चीजें निकाल रहे हो तो आपको लैम्डा किस में लेके जानी पड़ेगी? मीटर में लेके जानी पड़ेगी। गुंतास बेटा लिख रहा है ये, तो वैल्यू पुट कर, कम से कम वैल्यू तो पुट करके रखना। सॉल्व तो अपने आप घर पे करोगे, कम से कम वैल्यू तो पुट करके रखो यार। कोई पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन कहां पर रिपीट हो जाए। ठीक है, आने वाले टाइम में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यार, क्लास में क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अभी तो न्यूमेरिकल टाइप चल रहे हैं, बीच में कंसेप्चुअल आएंगे और भी बहुत तरह के आएंगे। हम कर ही सिर्फ क्या रहे हैं? अब क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास में। बस अब हो गया जो करना था, अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ चुके हैं। हो जाएगा क्लियर? सेकंड पार्ट डन है? बोल दो बेटा डन है। एच डिवाइडेड बाय क्या पुट कर दोगे? लैम्डा पुट कर दोगे। ओके जी, अब आते हैं अगली बात पर। P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। फर्स्ट पार्ट, फाइंड एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। सेकंड पार्ट में देखना, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। क्या ये जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग गया? क्या निकालना है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यानी क्या निकालना है बेटा? एन निकालना है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? P इज इक्वल टू एन एच न्यू। बोलो सही है? अब तो रट गया होगा फार्मूला। P किसके इक्वल? एन एच न्यू के। क्या आपको क्वेश्चन में P दे रखा है? बोला करो, क्या क्वेश्चन में P प्रोवाइडेड है? क्या क्वेश्चन में H की वैल्यू दे रखी है? दी होती है, ना भी देगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें पता ही है। क्या क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है? बोल दो। फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी, लेकिन उसको हम C बाय लैम्डा कर ले।
तो इसमें n इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, p डिवाइडेड बाय h इंटू न्यू इक्वल टू p डिवाइडेड बाय h, न्यू की जगह c डिवाइडेड बाय लैम्डा। जवाब दे दें, क्या वैल्यू पुट कर इसका आंसर आ सकता है। इस वक्त सारे कह रहे हैं आ सकता है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, एंड तक निकालने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वही बात रह जाएगी कि सर हमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, सर हमसे न्यूमेरिकल होते नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब तक अपने हाथों से करोगे नहीं तब तक ये आने वाले नहीं है। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, इसको अपने आप करना है। ओके, हाउ मेनी फोटोज पर सेकंड ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट, ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से हो गया, सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट, हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। कह रहा है एक हाइड्रोजन एटम को मोमेंटम का जितना फोटोन आया है, सॉरी फोटोन का मोमेंटम का जितना फोटोन आया है, फोटोन का जितना मोमेंटम आया है, अगर उतना ही मोमेंटम अटेन करना है तो उसको कितनी फास्ट चलना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी। हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी कह रहा है कितनी हो, यानी v निकालना। जो फोटोन का मोमेंटम है वही इसका अगर मोमेंटम करना है, तो मोमेंटम तो फोटोन वाला जो ऊपर सेकंड पार्ट में निकला वही यूज कर देना है। बच गया क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की बात ही कर रहा है ना, कोई बताए व्हाट इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास कितना लोगे, बोल भाई। किसके इक्वल, फोटोन के इक्वल। फोटोन के इक्वल नहीं, प्रोटोन के, फोटोन के इक्वल नहीं भाई, प्रोटोन के। कल भी शायद बात चल रही थी मेरी, H11, H12 और H13, ये क्या है जी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटोन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अगर सिर्फ हाइड्रोजन बोला तो मतलब H11 की बात चल रही है। इसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। जो प्रोटॉन का मास है वही किसका मास है, हाइड्रोजन के एटम का मास है। ओके, अब आप कहोगे सर प्रोटॉन का मास क्या होता है, तो प्रोटॉन का मास पता होगा तभी ये क्वेश्चन निकलेगा। प्रोटॉन का मास क्या किसी को पिछले एक, वैसे तो देखो पहले से याद होना चाहिए, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से इनकी बातें शुरू हो चुकी हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके टिप्स पर चाहिए इस पूरे चैप्टर में। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, कौन बता रहा है जी, मास ऑफ प्रोटॉन। यस बोल भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, 1.66 होता है वैसे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। लिख लिया करो बेटा, अगर भूल जाते हो तो लिख लिया करो। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में बेटा मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हो, आपको ये छोटे मोटे जो पार्टिकल्स है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें टिप्स पर चाहिए। अब मैं पढ़ा कर आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा याद भी करवा रहा हूं और थोड़ा सा काम भी करवा रहा हूं। केशव भाई तू कर रहा है क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन अभी कराए हैं मैंने वो सारे कॉपी में आ चुके हैं, श्योर है, चेक कर ले, यहाँ बुला ले स्टेज पर। राइस पे बुलाते, नाले रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नाले ऐसे करके कैमरे में चेक भी करवा देंगे। चलो कर लिया करो। 11.5, 4 क्वेश्चन हो गए, देखो धीरे धीरे 4 क्वेश्चन अपने निपट चुके हैं। 10 क्वेश्चन का टारगेट है भाई, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, अभी 10 तो करेंगे। 11.5, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट। ये थोड़ा सा मैं समझा दूंगा स्टार्टिंग इसकी। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी फ्लक्स या एनर्जी इंटेंसिटी एक ही बात है। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो ये भी क्या है बेटा, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया ही है, क्योंकि वॉट का मतलब होता है एनर्जी पर सेकंड, राइट। तो बेसिकली आपको क्या दे रखी है, एनर्जी फ्लक्स का मतलब इंटेंसिटी ही दे रखी है, दैट इज 1.38। थोड़ा सा स्टार्टिंग कराता हूं, शायद अगला पार्ट अपने आप कर लो। 1.388 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, जल्दी से बता दो, ये वाला जो पार्ट है ये पावर हो गया कि नहीं हो गया, यूनिट भी आ रही है वॉट ही है, तो ये पावर हो गया। अगर मैं एरिया कितना ले लूं, 1 मीटर स्क्वायर ही ले लूं, तो उसकी पावर जो है 1 मीटर स्क्वायर पे जो एनर्जी पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है बेटा,
1.388 इंटू 10⁻³ वॉट पड़ रही है ना, यानी जॉल पर सेकेंड। जवाब दो। क्या आप यहां से, उसने ना कुछ वही चीज दे रखी है, वॉट ही दे रखी है, आगे भी शायद उसने एन ही मांगा हुआ है और शायद हम P इज इक्वल टू NH न्यू ही लगाएंगे। उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, उसने सीधा पावर बोलने की बजाय क्या वर्ड यूज कर दिया, एनर्जी फ्लक्स। बच्चा समझ रहा है कि यार अब एनर्जी फ्लक्स क्या चीज है। तो यार एनर्जी फ्लक्स इंटेंसिटी को कहते हैं, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अगर यूनिट एरिया ले लिया जाए तो ये वाली चीज एक तरह से क्या है, आपको पावर ही दे रखी है। बोल दो ठीक है। आगे क्या बोला, हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया तो 1 मीटर, स्क्वायर वो खुद ही बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है पर स्क्वायर मीटर। तो ये पर मीटर स्क्वायर, यानी जो मैं बोल रहा था बिल्कुल सही है, पावर से काम चल जाएगा, क्योंकि इसने खुद ही बोल दिया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकंड, हाउ मेनी फोटॉन, सॉरी। तो आपको बेसिकली बेटा निकालना क्या है, एन ही निकालना है। तो क्या यूज करोगे, P इज इक्वल टू NH न्यू। मुझे लग रहा है एनसीईआरटी वाले ने, पता नहीं इस पे क्या इसको प्यार आ रहा है, सॉल्व से लेके अनसॉल्व तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, मेरे ख्याल से 6-7 उधर किए थे, 12 क्वेश्चन में से मुझे लग रहा है 7-8 में तो पावर का कंसेप्ट और P इज इक्वल टू NH न्यू उसने पूछ ही रखा है, पूछ ही रखा। अगर आप एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नहीं करते हो तो ये आपका फार्मूला मिस ही हो जाता है, P इज इक्वल टू NH न्यू वाला। यहाँ पे 7 बार क्वेश्चन आ गया हमारे पास, P इज इक्वल टू NH न्यू। तो हाउ मेनी फोटोन्स यानी N निकालना है पर सेकंड। एज्यूम दैट फोटोन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर। जल्दी बता दो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग बड़ी ही डिफिकल्ट थी, शब्द ही बड़ा भारी सा यूज कर दिया उसने, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट, लेकिन अंत बिल्कुल इसका ही नाजुक सा है, P इज इक्वल टू NH न्यू। जल्दी बताओ, हो सकता है, हो सकता है। क्या आपको न्यू दे रखा है इस क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, क्या करोगे, न्यू की जगह C/λ पुट करो। ओके, थोड़ा सा पंगा और भी है अभी। P इज इक्वल टू आपने NH C/λ पुट किया, N की वैल्यू आपने निकालनी है, पावर बिल्कुल सही यूनिट में दे रखी है, वॉट में, ऐसा यूनिट है। H की यूनिट तो वैसी जाउल सेकंड ऐसे ही चल रही होगी। C3 इंटू 10⁸ पुट करोगे, लैम्डा यहां पर किस में दे रखा है, नैनोमीटर में दे रखा है। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 10 की पावर -9 से जरूर मल्टीप्लाई कर देना। ओके, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दे, तब आपका आंसर मैच करेगा, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है जी, किया जा सकता है, सॉल्व जरूर करना, आंसर मैच जरूर करना। तो 5 क्वेश्चन हो गए जी। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी दिस। याद करो, एक ग्राफ बनाया था हमने, फ्रीक्वेंसी वर्सेस कट ऑफ पोटेंशियल बनाया था, फ्रीक्वेंसी वर्सेस कट ऑफ पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक, स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। याद है इसकी शेप कैसी थी, बोल दो जी, इसकी शेप कैसी थी, याद है किसी को, कॉपी पलट लो, कॉपियां पलट लो, न्यू वर्सेस वी नॉट, चेक करो, इस ग्राफ की शेप याद आ गई, आ गई जी, ऐसा ही था, देख लो ऐसे ही बना हुआ है। ओके, अब जहां पर भी मैंने कराया हुआ है उसके आगे कहीं पे स्लोप से एच कैसे निकलेगा, स्लोप से प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकलेगा, करवा रखा है, देख लो, चेक कर लो, दिख गया। ओके, तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि स्लोप दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, स्लोप दे रखी है, वी नॉट वर्सेस न्यू ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, H/E के इक्वल है। कॉपी में लिखा हुआ तुम्हारी H/E के, दिख गया भाई सबको। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला था, हाउ विल यू कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा, स्लोप को E से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, स्लोप अगले ने दे रखी है, उसको E यानी 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आंसर वही माना जाएगा।
अब अगर इसका आंसर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 नहीं आता तो ये मत सोचना तुम्हारा आंसर गलत आ गया। उसने जो स्लोप दे रखी है उससे प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, तो जो आएगा वही उस वक्त के लिए तुम्हारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। बोलो मेरे पॉइंट फॉलो कर गए कि नहीं? ये एग्जैक्टली अगर इससे मैच नहीं कर रहा तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यार प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो आई नहीं। यहाँ वैल्यू से मतलब नहीं है, वो तो जो बोला है वही वहीं से जो भी आएगी वही स्लोप मानी जाएगी। बोलो डन हो गया, क्लियर है? अब देखो की हुई चीजों का कई बार हमें फायदा भी बहुत हुआ ना। इसी का सोल्यूशन एनसीईआरटी की बुक की जहां पे सॉल्यूशंस मिलेंगी वहां पे देखोगे बड़ा लंबा करके दिया होगा, स्लोप लेकर पूरा फार्मूला ग्राफ बनाकर पॉइंट लेकर वहां से निकाल रहा है। हमने वैसे ही पढ़ रखा था, हमने सीधे निकाल दिया। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कवर अप हो गया। ओके, कल के कंपैरिजन में आज आप लोगों का जो मतलब काम करने का सिस्टम है और जो भी है मतलब वो बेटर मतलब कल थोड़ा ज्यादा ही सीरियस थे और ज्यादा ही रोने वाले चेहरे बना लिए थे, आज बेटर है, कल से काफी बेटर है। और थोड़ा थोड़ा देखो करते हुए भी दिख रहे हो। अब करते रहोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, आप ही को बेनिफिट होगा। ओके, तो करते रहो और खुशी खुशी करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही करवा दिया जाएगा बेटा, आपको घर पे तो पढ़ नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादातर काम मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगा, यहीं पर करवा दे। खूब क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन यहीं पे करवा दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी क्वेश्चन, इसको पढ़ो। 11.7 10 का टारगेट है, हो जाएंगे मुझे लगता है 10 तो करवा ही देंगे बाद। A 100 watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. फिर से एनसीईआरटी वाले को पावर से बहुत प्यार है। फिर से किस पे क्वेश्चन दे दिया उसने? पावर पे दे दिया। पी से पावर, पी से प्यार, तो पावर से प्यार 100 वाट फिर से दे दी। Radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is, okay, पावर दी है और वेवलेंथ दी है कितनी? 589 nm, okay, नैनोमीटर। What is the energy per photon associated? What is the energy per photon associated? पावर दी है, वेवलेंथ दी है, एनर्जी पर फोटोन मतलब एक फोटोन की एनर्जी। तो E इज इक्वल टू, तो सीधा ही क्या लग जाएगा यहां पर? HC बाय लैम्डा ही लग जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऊपर पावर, इसका बाकी पार्ट कहां गया? एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? देखना ये पूरा क्वेश्चन है क्या आधा रह गया? क्योंकि ए लिखा हुआ है तो इसके साथ कुछ बी भी होना चाहिए ना। देखना जरा जल्दी से। 11.7 आधा ही है ये पूरा कराओ। ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट? ओके, फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, मतलब इसी पे मैं कंफ्यूज हो गया ना कि ए पार्ट में तो एनर्जी पूछी है, एनर्जी तो सीधा कहां से निकल जाती? HC बाय लैम्डा से निकल जाती, या वन या दूसरा फार्मूला जो हम लगाते होते हैं 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाय लैम्डा, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके पुट कर देते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल आती। ओके, फर्स्ट पार्ट तो डन है। बोलो ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन हुई, हमने एनसीईआरटी बुक थी आपके पास, हमने चेक करवा दिया। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, जवाब दे दो, क्योंकि उसने वेवलेंथ दी थी, एनर्जी तो यहां से निकाली। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया बेटा? यहां पर नहीं है, बताना जरा, बोल के बताना। एट व्हाट रेट आर द फोटोन्स डिलीवर्ड टू दिस स्फीयर? क्या कर रहा है एनसीईआरटी वाला? क्वेश्चन को चेंज कर करके पूछ रहा है। तुम बताओ मांगा क्या है उसने? एट व्हाट रेट फोटोन्स आर डिलीवर्ड टू द स्फीयर। देखो कह रहा है सेंटर पे एक सोडियम लैंप है, इसके आसपास क्या है? स्फीयर है। यहां से चारों तरफ इस पे क्या पड़ रहे हैं? फोटोन्स ही फोटोन्स, फोटोन्स की इस पे बरसात हो रही है और ये सारे फोटोन्स को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट रेट। क्या बोला था हिमांशी, बताना दोबारा। एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट द फोटोन्स आर डिलीवर्ड टू दिस स्फीयर। मांगा क्या है ये बताओ? मांग क्या लिया इसमें? नैन बोल, जोर से बोल। एन मांग लिया। फिर एट व्हाट रेट, रेट क्या होता है? पर सेकेंड। रेट क्या चीज होती है बेटा? पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी होती है कि नहीं? जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv बाई dt। अब रेट ऑफ
फोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? जवाब दे दो यार। हो गया क्लियर? तो उसने पावर दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, एन मांग रहा है, यानी फार्मूला फिर से क्या लगाना था? P इज इक्वल टू एन एच न्यू लगाना था, न्यू को C बाय लैम्डा कर दिया जाएगा। तो सेम क्वेश्चन को पूछने का स्टाइल उसने क्या कर दिया? डिफरेंट कर दिया। उसने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बोलने की बजाय रेट ऑफ फोटॉन्स वर्ड यूज कर दिया। तो ऐसे चेंज होकर आएंगे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपने अपने हाथों से सॉल्व किया हो, डिस्कस किया हो, एक बार अटके हो हम इस पे, दोबारा किया हो, तो अगर ये अब किसी भी एग्जाम में हमें डायरेक्ट मिल गया, मिल सकता है डायरेक्ट मिल गया, तो हमारे लिए ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं कर रखा तो वहां पर हमने इस पे क्या हो जाना है? अटक जाना है। इसीलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, एक एक लाइन पढ़नी है। अब इससे बाहर क्वेश्चन आने ही नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये करनी ही पड़ेंगे आपको। ओके 11.7 जल्दी बताओ, एंड तक क्लियर हो गया हमें कि नहीं? हो गया जी। ओके जी 11.8 द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्टेन मेटल इज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट, है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट, जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज दे रखी है। तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8.2 इंटू 10 इज टू पावर 14 हर्ट्ज ऑन ए मेटल, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज। ओके चाहिए क्या तुम्हें? कट ऑफ वोल्टेज। ध्यान से सुनना, क्या मैं ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट डायरेक्ट यूज कर दूं? ये तो क्लियर ही होगा कि ये इंसिडेंट लाइट की बेटा एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन होता है, और ई मैक्स आ गया। जवाब दे दे सही है। इस वक्त ये तीनों एनर्जीज, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये तीनों एनर्जीज जाउल्स में चल रही हैं। क्योंकि अगर आप न्यू को हर्ट्ज वगैरह में पुट करोगे तो आंसर किस में आएंगे? ये जाउल्स में आएगा, ये भी जाउल्स में आएगा, आंसर भी किस में आएगा? जाउल्स में आएगा। बोल दो ठीक है। क्या मैं इसको ईवी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकता हूं? क्योंकि ये बहुत बार बोल रखा है एनर्जी इन जाउल्स को ईवी नॉट भी लिखा जा सकता है। जवाब दे दो यार। अब उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल मांगा ना बेटा, तो क्या मैं इसको एच न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय ई लिख सकता हूं? बोलो सही है। यहां वैल्यूज पुट कर दो, सब कुछ एसआई में पुट करो, कैलकुलेशंस करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका वोल्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। यानी प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल एक ही बात होती है। अगली बार से अगर डायरेक्ट आ जाए तो आप 1 2 3 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में डायरेक्ट आ गया कि यार स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट बाई ई से निकाला जा सकता है, तो आप डायरेक्ट ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करके रखो सारे के सारे, कॉपी लगाओ, सारे सोल्यूशन हर जगह अवेलेबल है। आप नेट पे जाके लिख दो एनसीईआरटी सोल्यूशन, सारी सोल्यूशन आ जाएंगे। आपके पास बुक्स होंगी, हर बुक के लास्ट में एनसीईआरटी के क्या दिए होते हैं? सोल्यूशंस दिए होते हैं। तो हर जगह अवेलेबल है, और जो चीज अवेलेबल होती है, फ्री में अवेलेबल होती है, बड़ी इजीली अवेलेबल होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। आप अपनी कॉपी में खुद एफर्ट मारकर एक एक का क्या क्रिएट कर लो, सोल्यूशन कर लो, आपके लिए वही चीज काम आएगी। जो अवेलेबल चीज है ना ऐसी, वो कुछ काम नहीं आती, एफर्ट की हुई चीज ही काम आएगी। तो 11.8 थोड़ा सा फिर से रिस्पॉन्स देके बताओ कि 8 तक क्वेश्चन क्लियर है हम लोगों को कि नहीं? क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 2 क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, 9 एंड 10। वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और इंसिडेंट लाइट ऑफ 330 नैनोमीटर। ओके वर्क फंक्शन दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, पूछा है कि क्या ये वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसकी एनर्जी निकाल लो। इसकी एनर्जी कितनी? 12375 डिवाइडेड बाय 3300। यही करना पड़ेगा ना। 330 नैनोमीटर है तो उसको किस में कन्वर्ट किया मैंने? एंगस्ट्रॉम में। आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यार ये तो यही हो जाएगा, कैलकुलेट करके दिखा दो क्या है आंसर, जल्दी बता दो। कितना? 3.7
चेक कर ले यार, 3.75। एक बच्चा कोई और बताए यार, 3.75 ही है। ओके 3.75, ये 4.2 है। क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा देगी कि नहीं करवा देगी? इतना टाइम लगाओगे? एनर्जी कितनी है इसके पास? 3.75। चाहिए कितनी? 4.2। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो कभी कभी बीच बीच में लंबे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो बीच बीच में छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऐसे एग्जाम में होता है, कईयों में टाइम लग रहा होता है, कई बहुत जल्दी से भी निकल जाते हैं। तो उम्मीद करो कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, फिर भी सॉल्व करके तो आना ही पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, चलो ये क्या कहता है? लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 into 10⁻14 हर्ट्ज is incident on a metal surface electrons with maximum speed of, ओके इस बार उसने और पंगा सा क्रिएट कर दिया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए ना, उनकी एनर्जी नहीं, क्या प्रोवाइड की है? मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड की। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम स्पीड आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? निकालना क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या यूज करूंगा? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जवाब दो, सही है। आमतौर पे मैं इसको क्या लिखता हूं? ई मैक्स लिखता हूं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखी थी? स्पीड दे रखी थी, तो इसको स्पीड के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी। मांग क्या रहा है वो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थोड़ा लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन निकलेगा ये। कैसे करेंगे? एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, किसके इक्वल भाई? एच न्यू नोट के, यानी न्यू नोट इज इक्वल टू 1/h, नीचे चले जाएगा, और ये था एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। एच को अंदर भेज देना, ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, उसके साथ मिलाकर। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, यहां पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। कोई ट्रिक नहीं है भाई, वैल्यू भरकर पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। उसने दे क्या दी थी तुम्हें? स्पीड दी थी, और मांगे क्या थी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहां तक बेटा आज छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत, कल में कवर अप करा देंगे। कल हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे। परसों से हम न्यू टॉपिक एटम्स वाला क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा बस बी पॉजिटिव काम करो, और थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन करते रहो।